नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के से नई दिल्ली में बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने प्रतिनिधि सभा भंग की, समय से पहले आम चुनाव का रास्ता साफ। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 179 रनों का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश सचिव श्री मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। श्री मिस्री ने बताया कि हवाई और रेल अवसंरचना पर भी बातचीत की गई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एआई में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर भी चर्चा हुई। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ आज नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पोलैंड के लिए भारतीय क्षेत्र अनजान नहीं है और वह सीमा पार आतंकवाद की दीर्घकालीन चुनौती से भली भांति परिचित है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमेरिका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था। पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में और इस वर्ष जनवरी में पेरिस में हमने यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों पर खुलकर अपने विचार साझा किए हैं। हमने बार बार इस बात पर बल दिया है कि भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है और मैं आज फिर से इसे दोहरा रहा हूँ। विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, रक्षा, खनन और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा कि ये वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। IMF ने कहा है कि अपेक्षित मंदी के बावजूद भारत उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का एक प्रमुख चालक बना हुआ है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने प्रतिनिधि सभा भंग करने की घोषणा कर दी है। इससे समय से पहले आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये घोषणा वर्तमान संसदीय सत्र के पहले दिन की गई। सुश्री ताकाइची ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो मतदाताओं से नया जनादेश प्राप्त करना चाहती हैं और प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखना चाहती हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में सुश्री ताकाइची के जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। सत्ताधारी दलों के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार मतदान 8 फरवरी को होने की संभावना है। एलडीपी के नेतृत्व वाले गुट के पास प्रतिनिधि सभा में मामूली बहुमत होने के कारण ताकाइची प्रशासन को संसद के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसलर्स में बहुमत नहीं है, जिससे कानून पारित करने के लिए विपक्षी दलों का सहयोग आवश्यक है। इस बीच विपक्षी दलों ने समय से पहले चुनाव कराने के ताकाइची के निर्णय की आलोचना की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए आचार संहिता 2082 लागू हो गई है। कई सरकारी पदों पर आसीन राजनेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने इस्तीफे दे दिए हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा कि आचार संहिता का कार्यान्वयन स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के हाल के बयानों के बीच यूरोपीय नेताओं ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायर ने कहा कि बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने नेटो के सचिव जनरल मार्क रूट और फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी तथा इटली के नेताओं के साथ बातचीत की है। एक रिपोर्ट। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सभी नेताओं ने रणनीतिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वचनबद्धता व्यक्त की है तथा यूरोप एकजुटता और पूरे संकल्प के साथ जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि नेटो ने डेनमार्क को वर्षों तक ग्रीनलैंड में रूसी खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। श्री ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है और इस बार कार्रवाई होगी। नेटो सचिव जनरल मार्क रूट ने ग्रीनलैंड में सुरक्षा के बारे में कल श्री ट्रंप के साथ बातचीत की पुष्टि की है। डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की अमेरिकी चेतावनी के बाद ये चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये कदम क्षेत्र में चीन और रूस के हितों को देखते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। बांग्लादेश की एक अदालत ने चट्टग्राम में वकील सैफुल इस्लाम की कथित तौर पर हत्या के मामले में सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास और 39 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया है। मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वग्रह और राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थितियों में सामुदायिक नेताओं के अपराधीकरण के एक स्वरूप को दर्शाता है। पाकिस्तान में कराची के गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। 70 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। लोगों ने कार्रवाई में देरी के लिए सिंध सरकार और कराची मेयर की आलोचना की है। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 179 रनों का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य के जवाब में गुजरात जायंट्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 5 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्मपाणि पुरस्कार इस वर्ष दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से नई दिल्ली में बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और निवेश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 179 रनों का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।